केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए प्रति क्विंटल 4.5 रुपए की सब्सिडी को मंजूर कर लिया है। साथ ही 34 बंद पड़ी सड़क परियोजनाओं को फिर से चालू करने की जिम्मेदारी सड़क परिवहन मंत्रालय को पूरी तरह से दे दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं सहित बिहार में गंगा नदी पर रेल सड़क पुल के निर्माण के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर्ज पर 3% ब्याज सहायता देने की एक योजना मंजूर की है। कैबिनेट ने कोल इंडिया में 10% विनिवेश का फैसला भी लिया है। पेरिस हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपराध और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम में बड़े फेरबदलों को मंजूरी दी है। इसके तहत CCTNS के नेटवर्किंग से जुड़े तमाम थानों और कार्यालयों को आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य तंत्रों यानी ई-कोर्ट या फिर ई-जेल से जोड़ा जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को मार्च 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू के पहाड़ी इलाकों से विस्थापित हुए लोगों की राहत राशि कश्मीरी विस्थापितों के बराबर कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला भी किया गया है। कश्मीरी विस्थापितों को इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की नौकरी के साथ तात्कालिक तौर पर आवास देने की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सहयोग करने की भी मंजूरी दे दी है। बायोमेडिकल क्षेत्र में अनुसंधान के लिए हैदराबाद में एक उच्च स्तरीय संस्थान बनाने के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिसके लिए 338 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने आज लश्कर तैयबा के आतंकवादी पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को मुंबई हमलों में आरोपी बनाने की मुंबई पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही अदालत ने उसे 10 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि हेडली ने ही मुंबई हमलों से पहले ताज होटल सहित समूचे मुंबई की रेकी की थी और वीडियो बनाए थे और तमाम जानकारी लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ साझा की थी। इस समय डेविड कोलमैन हेडली अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति TS ठाकुर देश के नए प्रधान न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठाकुर को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सरकार की सिफारिश को आज मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति ठाकुर देश के 43वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश के 2 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर न्यायमूर्ति ठाकुर पदभार ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से निपटने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। दिल्ली में संपत्ति वसूली पर छठे वैश्विक केंद्र बिंदु सम्मेलन और CBI व राज्य भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयों और सतर्कता ब्यूरो के 21वें सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का किया आह्वान। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। कल गुड़गांव के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक थे और उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलाया था। अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर को दिल्ली के झंडेवाला के RSS कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुणे में वॉर मेमोरियल पर शहीद कर्नल संतोष महाडिक को श्रद्धांजलि दी गई। 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल महाडिक कल कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कुमकड़ी के नजदीक जंगल में तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई थी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी शहीद कर्नल संतोष महाडिक को श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी की CJM की अदालत ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पित किए गए उल्फा नेता अनूप चेतिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। CBI के वकीलों ने अदालत से 14 दिन की हिरासत की अपील की थी। भारत को सुपुर्द किए जाने से पहले चेतिया बांग्लादेश में 18 साल जेल में गुजार चुका है। ट्रांजिट रिमांड आज समाप्त होने पर CBI आज चेतिया को विशेष विमान से गुवाहाटी लाई और उसे अदालत में पेश किया गया। पूर्वोत्तर मानसून से मची तबाही से तमिलनाडु में अब कुछ राहत मिली है। कल से बारिश काफी कम हुई है। तमिलनाडु में अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। कांचीपुरम जिले में 34,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। वेल्लोर जिले में पालार और पेरियार नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वो सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने तथा पूर्वोत्तर के आतंकियों को तस्करी के जरिए पहुंचाए जाने वाले हथियारों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पिछले 1 दशक में किसी भारतीय गृह मंत्री की ये पहली चीन यात्रा है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि इस यात्रा से आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेंसेक्स 382 अंक गिरकर 2 माह के निचले स्तर पर 25,482 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी भी 7,800 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया और 106 अंक के नुकसान के साथ 7,732 अंक पर बंद हुआ। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स ज्यादातर समय नकारात्मक दायरे में रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 66.30 के स्तर पर आने से भी धारणा कमजोर हुई। एक केंद्रीय दल सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र की 2 दिन की यात्रा पर है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 4,000 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की मांग की है। राज्य सरकार ने इससे पहले महाराष्ट्र के 15,747 गांवों में सूखे की घोषणा की थी।
बेंगलुरु में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक संदेश में बताया कि आज 11:30 बजे मैदान के निरीक्षण के बाद ये फैसला किया गया। शनिवार को पहले दिन के खेल के बाद शहर में लगातार बारिश हो रही है। भारत में क्रिकेट टेस्ट मैच के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 4 दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा टेस्ट मैच नागपुर में 25 नवंबर से खेला जाएगा। पेरिस हमलों के मुख्य साजिशकर्ता की तलाश में आज फ्रांसीसी पुलिस ने उपनगरीय इलाके में स्थित एक मकान पर छापा मारा। भारी हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों के मकान में घुसने का प्रयास करने के दौरान आत्मघाती विस्फोटक जैकेट पहने एक महिला ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। आशंका थी कि मुख्य साजिशकर्ता इस मकान में छिपा हुआ है। मकान की घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों के बीच 4 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी हुई। इस कार्रवाई में 2 व्यक्ति मारे गए और 7 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।